नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथों में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। आपने कई फिल्मों के सीक्वल देखे होंगे, लेकिन उपचुनाव में इन दो सीटों की इस सियासी फिल्म पर गौर फरमाइए, जहां सियासी फिल्म का प्लॉट वही है, लेकिन किरदार बदल गए हैं, चेहरे बदल गए और उनकी सियासी स्क्रिप्ट भी। बीजेपी को कोसने वाले अब फूल की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कह रहे हैं कांग्रेस को जिताना है, हाथ को मजबूत बनाना है। आप भी देखिए डबरा और ग्वालियर पूर्व में चुनाव का ये अजब रंग। बदल गए दल, बदल गए सुर, बदले बदले से नेताजी नजर आते हैं। जो कभी बीजेपी को कोसते थे, अब कमल को खिलाने की वकालत कर रहे हैं, और जो हाथ को कमजोर करने की बातें करते थे, अब हाथ जोड़कर जनता के दरबार में हाथ को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव में ये सियासी तस्वीर वाकई बेहद दिलचस्प है। ग्वालियर चंबल के रण में ग्वालियर पूर्व और डबरा की सियासी फाइट बेहद रोमांचक होने वाली है। हालांकि इन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन डबरा से मंत्री इमरती देवी का नाम तय है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का नाम लगभग फाइनल है। डबरा में तो चुनावी अखाड़े में समधी समधन आमने सामने होंगे, जहां फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के दल बदल गए हैं। 2013 के चुनाव में दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन तब इमरती देवी कांग्रेस के झंडे तले चुनाव लड़ रही थीं, तो सुरेश राजे बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। इस चुनाव में सुरेश राजे को इमरती देवी ने 32,000 वोटों से मात दी थी। उपचुनाव में इमरती देवी का दावा है कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी ही नहीं बचे। इमरती देवी का कहना है कि कांग्रेस बीएसपी और बीजेपी के लोगों को बुलाकर चुनाव लड़ा रही है। नहीं तो कांग्रेस के जो है, अब हमारे डबरा में हम अपने मुंह से बात कर रहे हैं, एक कांग्रेसी है वो बिंद्रावन कोरी है, उसको टिकट क्यों नहीं देना चाहते हैं? अब तुम सत्य प्रकाशी बीएसपी से बुला रहे, ताना 4 पार्टी बदली, सुरेश राजे बीजेपी से गए, भाई तुम बुला रहे कि तुम्हें टिकट देंगे, भिन्न बीजेपी छोड़ के कल नहीं कांग्रेस में आए थे विधानसभा में। ऐसे लोगों को तुम बुला के देना है तो बिंद्रावन कोरी को दो, वो असली कांग्रेसी है, ऐसे लोगों को दो ना। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे का कहना है कि सियासत में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, वो तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, समधन से नहीं, इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से मेरा मुकाबला है, और ये मुकाबला कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये जो कहते हैं ना रिश्तेदारी, तो मेरी सुरेश राजे की पहचान खुद की है। मैं सन 80 से राजनीति में हूँ और इमरती देवी का प्रवेश राजनीति में लगभग 2000 में हुआ, तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि कोई रिश्तेदारी है। और राजनीति में कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती, राजनीति में सिर्फ दलों में चुनावी जंग होती है। अब ग्वालियर पूर्व की सियासी तस्वीर पर गौर फरमाइए। इस सीट पर पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का नाम बीजेपी से तय माना जा रहा है। ग्वालियर पूर्व पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को टक्कर देने के लिए सतीश सिकरवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां भी वही स्थिति है। 2018 में ये दोनों चेहरे आमने सामने थे, तब कांग्रेस खेमे से मुन्ना लाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिकरवार को 17,000 वोटों से मात दी थी। अब उपचुनाव में दोनों के दल बदल चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सतीश सिकरवार का दावा है कि उन्होंने पार्टी बदली है, जबकि मुन्ना लाल गोयल ने विधायकी का सौदा किया है।
देखो पार्टी बदलना अलग बात है, मैंने पद तो नहीं बेचा। कोई मैं विधायक था कि सांसद था कि मैंने बीच में धोखाधड़ी कर दी हो। पार्टी बदलना अलग बात है। मुन्ना लाल जी ने 25 पार्टी बदली है। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का कहना है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, जनता की भलाई के लिए विधायक पद छोड़ दिया। 15 महीनों के अंदर हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार जनादेश की हत्या कर रही है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जो वादे वचन पत्र में किए कांग्रेस पार्टी ने, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्षेत्र की प्रति विकास का सवाल आया, पैसा नहीं है। छिंदवाड़ा के लिए पैसा है, 14,000 करोड़ रुपये लगा दिया 15 महीने के अंदर। हमारे यहाँ नदी के लिए पैसा मांगा, पैसा नहीं है। सड़क के लिए पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं है, सीवर के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के लिए पट्टे के लिए पैसा नहीं है। सवाल है कि डबरा में आखिर किस पार्टी के नाम का डंका बजेगा और ग्वालियर पूर्व में चुनावी रण में कौन सी पार्टी फहराएगी विजय पताका। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पाला बदलने में क्या नेता माहिर होते हैं? क्या पाला बदलने वाले कहलाते हैं राजनीति के असल खिलाड़ी? कि बात बनी तो ठीक, वरना बगावत। उपचुनाव में सियासी दलों में ऐसे सीन दिखाई दे रहे हैं जहां दावेदार के टिकट की आस पूरी न होने पर वो पार्टी को कह रहे हैं, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। आप भी देखिए, लिस्ट आई, क्या बगावत साथ लाई? कांग्रेस के घर मचा है घमासान, बीजेपी में क्या सब ठीक है? पहले पद रहा है, विधायक में रही हूँ, और जो आज भी मुझे निर्देश पार्टी के मिलेंगे वो मैं अपना पूरा फर्ज अपनी पार्टी के लिए निभाऊंगी। पार्टी के लिए काम करूंगी, लेकिन किस पार्टी के लिए, ये पूर्व विधायक शकुंतला खटीक की इन तस्वीरों ने जाहिर कर दिया। कांग्रेस की लिस्ट आई और करेरा में बगावत संग लाई। करेरा में कांग्रेस की कलह सामने आई। करेरा में प्रागीलाल जाटव के नाम पर कांग्रेस ने मुहर लगाई और उसके बाद तो प्रागीलाल जाटव का विरोध शुरू हो गया। ऐसे ही सड़क पर बगावत के शोले भड़क उठे। ये उम्मीदवार न कांग्रेस के दावेदारों के गले उतर रहा था, न उनके समर्थकों के। नतीजा ये हुआ कि बागी सड़क पर ही उतर आए। शकुंतला खटीक का ये पुराना बयान सुनिए जरा। इसमें देखो भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोच समझकर ऐसा फैसला लिया है जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज हैं और जगह जगह मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। अभी तो कार्यकर्ता ही जान सकते हैं। करेरा में दावेदारों का दर्द टिकट कई बार छलका था। टिकट की आस लगाए पूर्व विधायक शकुंतला खटीक की ये पुरानी तस्वीर है, जब शिवपुरी के करेरा सीट से उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हुआ था। तब ऐसे ही कांग्रेस के पर्यवेक्षक के सामने दावेदारों ने अपनी नाराजगी जताई थी। सब इस बात पर एक राय हो गए थे, किसी भी दावेदार को करेरा से चुनावी मैदान में उतार दीजिए, लेकिन बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को नहीं। मोर्चा तो दावेदारों ने पहले ही खोल दिया था। पर्यवेक्षक के रूप में तो हमने उनसे निवेदन किया, लिखित में हमने सभी टिकट मांगने वाले भाइयों ने लिखित में अपनी पीड़ा को उनको बताया है कि हमारी पीड़ा को हाईकमान तक पहुंचाए आप और हमारा उन तक हमारी भावना को भेजें कि हम में से किसी को टिकट मिलेगा, हमें मंजूर है। अगर किसी बाहर के दल से आए हुए व्यक्ति को 4 दिन में ही टिकट मिलेगा, उसको हम लोग कोई सेट नहीं करेंगे। पार्टी में तो कोई काम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही करेरा से प्रागीलाल जाटव के नाम का ऐलान हुआ, बगावत के सुर फूट पड़े। शकुंतला खटीक का 2018 में भी कांग्रेस से टिकट कटा था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो करेरा से वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन ये आस भी अधूरी रही और फिर शकुंतला देवी ने पाला ही बदल डाला। करेरा सीट की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि शकुंतला खटीक के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। सकारात्मक रहेगा, हमारा परिवार और बड़ा
पहले से भी हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में और कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं तो हमको संबल प्राप्त होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस तो ये तक आरोप लगा रही है कि शकुंतला खटीक 2 नाव पर सवार थी। सुनिए जरा। कोई प्रभाव नहीं है। वो जहाँ तक जातिवादी दृष्टि से देखें तो उनके समाज के तो गिने चुने वोट हैं। नंबर 2, वो इतनी लोकप्रिय कभी नहीं रही। ठीक है, टिकट मांगने के लिए रुकी हुई थी। दोनों नावों में इनके पैर रखे हुई थी। एक नाव उधर थी सिंधिया की, एक कांग्रेस की। तो ऑब्जर्वेशन में थी, शुरू से हम लोगों की निगाह में थी। सबको मालूम था कि ये सिंधिया जी की तरफ झुकाव रखती हैं। मिशन 16 में ग्वालियर चंबल की कई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद बगावत की तस्वीरें सामने आईं। भांडेर में फूल सिंह बरैया के नाम के ऐलान के साथ ही एससी का बड़ा चेहरा महेंद्र सिंह बौद्ध ने पार्टी से बगावत करके बीएसपी ज्वाइन कर ली और अब इसी अंचल में ये दूसरा झटका कांग्रेस को लगा। आखिर इस बगावत से किस पार्टी को उठाना पड़ेगा खामियाजा, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव में क्या हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ेगा? क्या देशभक्ति के नारे विकास के मुद्दे के बीच उबाल ला पाएंगे? मिशन 28 में उपचुनाव के पीछे बीजेपी का तर्क कि विकास कार्य रुक गए थे, तो क्या यह चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर देशभक्त और देशद्रोही की नई संज्ञा पर नई पटकथा लिखी जाएगी? बिजली, रोजगार, पानी, सड़क के सवाल में देशभक्ति का नारा उबाल ला पाएगा क्या? देखिए रिपोर्ट। क्या 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का जांचा परखा हिंदुत्व का मुद्दा भी गरमाएगा? बीजेपी के हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया की इस उपचुनाव में भूमिका अभी तक तो बस इतनी कि वो पिछले दिनों ग्वालियर विधानसभा सीट पर अपने कट्टर विरोधी रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर के बगलगीर हो प्रचार करते दिखाई दिए, वोटर को ये बताते और जताते हुए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पार्टी के कट्टर हिंदू छवि के नेता क्या इस उपचुनाव में हिंदुत्व की हुंकार भरने जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन बीजेपी नेता ने हिंदुत्व की हिलोरें तो उठा दी हैं। देखिए, 110 करोड़ हिंदुओं के मन में एक कसक तो बार बार उभर रही है। राम जी के मंदिर का सपना इतने लंबे संघर्ष के बाद पूरा हुआ है, लेकिन 17वीं सदी में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर लाल पत्थर की वो इमारत खड़ी करके औरंगजेब ने जो हमारे परम ब्रह्म परमात्मा के अवतरण स्थली को कलंकित किया, वो दाग है अभी। काशी विश्वनाथ भगवान पर ज्ञान वापी के नाम से हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उस समय अपमान हुआ, और इसलिए जैसे अयोध्या का राम जी की कृपा से उद्धार हुआ है जन्मभूमि का, हम चाहते हैं कि वो सपना भी हिंदू समाज का पूरा होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत तलब है, मैं किसी का प्रवक्ता बनकर नहीं बोल रहा हूँ। इधर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लकीर खींच दी है। एमपी में देशभक्त और देशद्रोही की नई परिभाषा सुन लीजिए आप, जिसके मुताबिक ये साधारण चुनाव नहीं, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त का है ये चुनाव। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। यानी जो बीजेपी में नेता थे जैसे पारुल साहू, अब कांग्रेस में चले गए तो देशद्रोही हो भैया? हाँ, उन्हें विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं, हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते।
जाहिर है गद्दार और बिकाऊ कहकर कांग्रेस छोड़ गए नेताओं को संबोधित कर रही कांग्रेस के लिए देशद्रोही के संबोधन से बात अब जनता और पार्टी के दायरे से बाहर निकल चुकी और राष्ट्र के दायरे में आ गई। कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी हुए और निर्वाचन आयोग में पार्टी ने मंत्री उषा ठाकुर की शिकायत भी कर दी। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा, जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि है, उनके द्वारा कहा है कि ये चुनाव इस समय देशवाद का एक चुनाव है। जो लोग राष्ट्रवादी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और जो कांग्रेस के साथ है वो देशद्रोही रहेंगे। इससे साफ है कि ये अलगाववाद पैदा करना चाहती है, सापड़ा सद्भाव बिगाड़ना चाहती है। इनकी हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा जाए और इनको मंत्रिमंडल से हटाने तत्काल हटाया जाए। उषा ठाकुर इसके पहले आदिवासी संगठन जैस को भी देशद्रोही संगठन की उपमा दे चुकी हैं। बाद में जैस के बवाल और आदिवासी वोटर के नाराज हो जाने के ख्याल में उषा ठाकुर को अपना बयान वापस लेना पड़ा था। सारे राष्ट्रभक्त वनवासी होते हुए कैसे जैश जैसे देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप। मैं उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हूँ जो जनजाति समाज के उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हैरत की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से 28 में से 22 सीटों पर आधे कार्यकाल में उपचुनाव कराए जाने की वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ विकास के कार्य रुक गए थे। ऐसे में वोटर छोड़िए, दल बदल कर रहे नेता देशभक्त और देशद्रोही की नई संज्ञा और विशेषण के साथ क्या नई पटकथा लिख पाएंगे? बिजली, रोजगार, पानी, सड़क के सवाल में क्या उबाल मार पाएगा देशभक्ति का नारा? वैसे सुर्खी विधानसभा सीट पर हिंदुत्व के मुद्दे ने रामशिलाओं के साथ एंट्री ले ली है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल का रण जिसने जीत लिया, समझो सत्ता की चाबी उसी के पास। ग्वालियर चंबल की इन 16 सीटों पर हाथी की सवारी क्या कोई करिश्मा कर पाएगी? सियासी पार्टियों का वोट गणित बिगाड़ने वाली बसपा को क्या मिशन 16 में नजरअंदाज किया जा सकता है? 2018 में ग्वालियर चंबल की 2 सीटों पर भले ही बसपा ने कब्जा किया हो, लेकिन कई सीटों पर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। कई सीटों पर प्रत्याशियों की हार की वजह भी बनी। बीएसपी विधायक रामबाई का यह हौसला क्या कहता है, आप खुद देखिए। राजनीति में केवल खेलने नहीं, कई बार खेल बनाने और बिगाड़ने वाले भी बहुत अहमियत रखते हैं। 28 सीटों के उपचुनाव में बीएसपी क्या इसी सोच के साथ पूरा जोर लगा रही है और जीत का हौसला दे रही है वो जमीन? ग्वालियर चंबल की वो 16 सीटें जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा कई सीटों पर पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर रही थी। क्या यही आत्मविश्वास है कि बसपा की विधायक रामबाई जनता से अपील कर रही हैं कि 28 सीटों पर बसपा को जिताएं, उसकी सरकार बनवाएं? बहुत अच्छे से लड़ेंगे। पूरी जितने भी सीटों पर 27-28 सीटों पर हो रही है चुनाव हो रहा है और मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर जनता चाह लें तो एक बार हमारी बीएसपी के लिए जरूर जिताएं, फिर मैं बताऊंगी कि सरकार क्या होती है। बीएसपी ये दावा करती रही है कि उपचुनाव वाली 16 सीटों पर सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ को कड़ी टक्कर देंगी मायावती, और ये कहने के पीछे बीएसपी के पास आधार भी है। 2018 के चुनाव में भले पार्टी को भिंड और पथरिया केवल 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पोहरी में बसपा 52,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। मुरैना सीट पर बीजेपी बीएसपी की वजह से हारी। जौरा में बीएसपी की वजह से बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरक्षित वर्ग से आने वाले जाटव समाज का इन सीटों पर 6 लाख से ऊपर वोटर है, जो बसपा का मजबूत वोटर कहा जाता है। अकेले मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर 2.5 लाख वोटर है जाटव। तो एमपी की चुनावी राजनीति में बीएसपी तीसरी ताकत के रूप में भले न उभरी हो, लेकिन खेल बिगाड़ने और बनाने की भूमिका में हमेशा से रही है। चुनावी दंगल के बीच बीएसपी विधायक रामबाई का ये बयान भी दिलचस्प, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी तो हुई थी। ये कौन सा नया दांव है रामबाई का? देखिए, कर्ज माफ तो हुआ है भैया, मैं झूठ नहीं बोल सकती, कर्ज माफ तो हुआ है।
क्योंकि मैं खुद अपने ज़िले की बात कर रही हूँ। हमारे साथ सभी किसान भाई हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये सब किसान ही खड़े हुए हैं साथ में, कर्ज माफ हुआ। हालांकि वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत 6.29 था, जो 2018 में 5% पर खिसक गया। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 3 सीटों पर बीएसपी को 36 से 44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर 20% वोट। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस इन दो दलों से नाराज वोटर के लिए अब भी तीसरी चॉइस बीएसपी है। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हो ये चुनाव, तब कयास और हकीकत का फासला तय कर पाएगी क्या बीएसपी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।